हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो कल हमने स्टार्ट किया था विद प्रैक्टिकल एग्जांपल 1 ऑन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ये हमारा पहला क्वेश्चन है, यस और नो। कल मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि जब भी हम डिसोल्यूशन का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वी हैव टू ऑलवेज फॉलो द स्टेप्स को फॉलो करो। देयर आर 9 स्टेप्स, स्टेप 1 से लेकर स्टेप 9 तक आपको फॉलो करनी है। कभी भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, हर बार आपका कैश या फिर बैंक अकाउंट टैली होगा ही होगा। तो ऑलरेडी कल हमने स्टेप 6 तक सॉल्व किया था, यस और नो। स्टेप 6 तक जो कुछ भी हमने सॉल्व किया था आपने जरूर उसे रिवाइज किया होगा। नहीं किया है तो फिर से इस लेक्चर को आगे बढ़ाने से पहले कल का लेक्चर रिवाइज करो, फिर इस लेक्चर को पढ़ो, राइट। ये स्टेप 6 तक क्या क्या थी? तो स्टेप 1 वही रेगुलर जो हम एडमिशन रिटायरमेंट डेथ में करते थे कि स्टार्ट विद पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंस, हमारे लिए कुछ नया नहीं था। स्टेप 2 जनरल रिजर्व फंड या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस है तो उसे पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करो। स्टेप 3 कैश या फिर बैंक अकाउंट, आपने जो अकाउंट बनाया है उसका ओपनिंग बैलेंस लिखो। फिर स्टेप 4 ऑनवर्ड्स एवरीथिंग वाज न्यू। स्टेप 4 था कि पुरानी बैलेंस शीट यानी कि जो क्वेश्चन में दी हुई बैलेंस शीट है उन बैलेंस शीट के सारे एसेट्स को उठाना है एंड रियलाइजेशन के डेबिट में पोस्ट करना है। तो आपको अगर रियलाइजेशन अकाउंट दिख रहा है तो मैंने डेबिट में 2 सन्ड्री एसेट्स करके बैलेंस शीट के सारे एसेट्स उसके नीचे लिखे एक्सेप्ट बैंक अकाउंट, क्योंकि बैंक अकाउंट का बैलेंस मैंने बैंक अकाउंट में लिखा था, राइट। तो ये हमने स्टेप 4 में किया, क्लोज द एसेट्स, राइट। पुराने बैलेंस शीट के सारे एसेट्स उठाओ, अनटच्ड एसेट्स उठाओ एंड उसे रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में पोस्ट करो। ईच एंड एवरी सम, स्टेप 4 हमें यही करना है, नथिंग न्यू। अगले सम में भी वही करोगे, उसके अगले सम में भी वही करोगे, नथिंग न्यू। ईच बार जो स्टेप्स अभी हम फॉलो कर रहे हैं वही सेम स्टेप्स आपको ईच एंड एवरी टाइम फॉलो करना है। फिर स्टेप 5 में हमने क्या किया? स्टेप 5 में हमने पुराने बैलेंस शीट के लायबिलिटीज को ट्रांसफर किया। जिन लायबिलिटीज के लिए अकाउंट बना था वो अमाउंट उनके अकाउंट में चलेगी। जैसे कि सिद्धीज लोन के लिए हमने अकाउंट बनाया तो सिद्धि लोन का अमाउंट हमने सिद्धि लोन के क्रेडिट में लिखा एज बैलेंस ब्रॉट डाउन। एंड जिन लायबिलिटीज के लिए जो अनटच लायबिलिटी थी उनके लिए अकाउंट नहीं था तो हमने रियलाइजेशन के क्रेडिट में लिख लिया। तो अगर आपके सामने रियलाइजेशन अकाउंट है तो रियलाइजेशन के क्रेडिट में हमने बाय क्रेडिटर्स की एंट्री की थी। तो इस प्रकार से हमने लायबिलिटी भी क्लोज की। पार्टनर्स कैपिटल ऑलरेडी हम स्टेप 1 में यूज किया था इसलिए मैंने उसको हाथ नहीं लगाया इन स्टेप 5। एंड जनरल रिजर्व फंड को ऑलरेडी हम डिस्ट्रीब्यूट कर चुके थे स्टेप 2 में, इसलिए मैंने उसको भी हाथ नहीं लगाया। तो जो अनटच लायबिलिटी बची थी सिद्धि लोन अकाउंट में ट्रांसफर किया। क्रेडिटर्स के लिए कोई अलग से अकाउंट नहीं बनाया इसलिए वो रियलाइजेशन के क्रेडिट में चला गया। एसेट्स रियलाइजेशन के डेबिट में जाएगी, लायबिलिटीज अगर अकाउंट नहीं है उनके लिए कोई स्पेसिफिक तो वो रियलाइजेशन के क्रेडिट में जाएगा। दैट इज स्टेप 4 एंड स्टेप 5। स्टेप 5 एसेट्स बंद करो, स्टेप 5 लायबिलिटीज बंद करो। एंड फिर हम स्टेप 6 पर आए। स्टेप 6 ने हमें कहा कि एसेट्स को बेचो एज पर एडजस्टमेंट, अपने मन से नहीं। एडजस्टमेंट में जो वैल्यूज दी है उन वैल्यूज के हिसाब से आपको एसेट्स को बेचना है। तो फिर हमने स्टेप 6 के हिसाब से एडजस्टमेंट 1 एंड 5 को चुन के बाहर निकाला कि एडजस्टमेंट 1 एंड 5 में आपको एसेट्स बेचने के बारे में कहा है। एसेट्स एडजस्टमेंट 1 में उन्होंने कहा कि मशीन, बिल्डिंग, स्टॉक एंड डेटर्स बेचा। एंड एडजस्टमेंट 5 में कहा कि इंटरेस्ट रिसीवेबल आपकी एसेट है बट उसे बेच के कुछ भी पैसा नहीं मिला। तो उसे बेचने का पहला इफेक्ट मैंने दिया रियलाइजेशन के क्रेडिट में। ऑलवेज ईच एंड एवरी सम स्टेप 6 एसेट बेचोगे रियलाइजेशन के क्रेडिट में एंट्री होगी, राइट। कि बाय बैंक, क्योंकि एसेट बेचोगे तो पैसा आएगा एंड हमारे पास बैंक है तो बैंक अकाउंट में पैसा आएगा, राइट। तो बैंक अकाउंट में मुझे दिख रहा है कि 1,03,000 रुपये आए तो वही एसेट बेचा 1,03,000 में सारे एसेट्स बेचे, मशीनरी, बिल्डिंग, स्टॉक, डेटर्स, टोटल पैसा 1,03,000, वो पैसे जमा हुए बैंक। एंड मैंने ये भी कहा कि स्टेप 6 ऑनवर्ड जो कुछ भी करोगे ईच एंड एवरी स्टेप यू हैव टू गिव डबल इफेक्ट। तो स्टेप 6 से आगे 6, 7, 8, 9 जो कुछ भी करोगे यू हैव टू गिव डबल इफेक्ट ईच एंड एवरी टाइम। फर्स्ट 5 स्टेप नो डबल इफेक्ट, right? Step 6 onwards, step 6, 7, 8 and 9 you have to give double effect for each and every adjustment you are solving. Is it clear? तो step 6 तक कल हमने सॉल्व किया था। अगर डाउट होगा इन पहले 6 स्टेप्स में तो अभी इमीडिएटली ये वाला लेक्चर पॉज करो, कल वाला लेक्चर प्ले करो, उसे समझो एंड फिर इस वीडियो को या इस लेक्चर को आगे बढ़ाओ, राइट। तो वी आर डन टिल स्टेप 6। एंड मैंने साथ ही साथ ये भी कहा था कि आपके नोट्स में, आपके क्वेश्चन में क्या करो, एडजस्टमेंट 1 एंड एडजस्टमेंट 5 जो हमने यूज किया एडजस्टमेंट 1 एंड 5 उनको टिक मार्क करो कि वी हैव यूज्ड इट। तो इनको फिर से देखने की जरूरत नहीं है। तो एडजस्टमेंट 1, 5 छोड़ के बाकी की एडजस्टमेंट बची है जो हम धीरे धीरे करके ऑटोमेटिकली हमारे स्टेप्स में इंक्लूड करते जाएंगे। इज दिस क्लियर? तो स्टेप 6 एसेट बेचो, डबल इफेक्ट दे दो, हो गया। अब बढ़ते हैं ऑन स्टेप 7। स्टेप 7 कहता है पे ऑल लायबिलिटीज एंड एक्सपेंसेस एज पर लायबिलिटी साइड। एज पर लायबिलिटी साइड जो मेरे पास लायबिलिटी है उनको पे करो एंड अगेन कंसिडर एडजस्टमेंट व्हाइल पेइंग द लायबिलिटी एंड अगेन गिव डबल इफेक्ट। तो स्टेप 6 ऑनवर्ड एवरीथिंग इज डबल इफेक्ट, राइट। तो स्टेप 7 क्या कहता है? पे ऑल लायबिलिटीज एंड एक्सपेंसेस एज पर लायबिलिटी साइड।
लाइक मेरी जो बैलेंस शीट है उसकी लायबिलिटी में जो लायबिलिटीज है उसके हिसाब से, एंड प्लस अगेन यूज एडजस्टमेंट ऑल्सो। एडजस्टमेंट में क्या कहा है वो भी करना है, मतलब यहां पर मुझे लायबिलिटी एंड एडजस्टमेंट दोनों को एक साथ कंपेयर करना है। तो लायबिलिटी साइड में मेरे पास कैपिटल है, रिजर्व फंड है, जो ऑलरेडी स्टेप 1 में हम क्या कर चुके हैं, पार्टनर्स को दे चुके हैं, तो दे आर नॉट लायबिलिटी फॉर मी। तो बची कौन, मेरे पास बचा सिद्धीज लोन एंड क्रेडिटर्स, ये दो मेरी लायबिलिटीज है। अब इन एडजस्टमेंट आई हैव टू चेक, मुझे लायबिलिटीज को चेक करना है, कंपेयर करना है विद एडजस्टमेंट। मेरे पास दो लायबिलिटी है, दो कर्जे हैं, सिद्धि का लोन मेरे ऊपर है एंड क्रेडिटर्स है, सो देयर आर टू लायबिलिटीज ऑन मी। सो आई हैव टू चेक इन एडजस्टमेंट कि इन दोनों लायबिलिटीज के बारे में उन्होंने कुछ स्पेशल इंस्ट्रक्शंस दिए हैं क्या। तो उन्होंने आपको एडजस्टमेंट 3 में सिद्धि लोन के बारे में कहा है, तो उन्होंने एडजस्टमेंट 3 में कहा है सिद्धि एग्रीड टू एक्सेप्ट ₹3,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हर लोन। इज दिस क्लियर व्हाट आई एम सेइंग। एडजस्टमेंट 7 कह रहा है पे लायबिलिटीज, राइट। तो मैंने पुराने बैलेंस शीट में देखा हमारे पास सिद्धि लोन है एंड क्रेडिटर्स है, राइट, जिसको मैंने हाईलाइट किया है। अब मुझे इन लायबिलिटीज के बारे में एडजस्टमेंट में कहीं पर कुछ बताया है क्या, वो चेक करना है। तो उन्होंने क्रेडिटर्स के बारे में किसी एडजस्टमेंट में नहीं बताया। आपके पास क्वेश्चन है तो स्कैन करो, पहली और 5वीं एडजस्टमेंट छोड़ के बाकी के बचे हुए एडजस्टमेंट को स्कैन करो। उन्होंने एडजस्टमेंट 3 में आपको सिद्धि के लोन के बारे में कहा है कि सिद्धि ने कहा कि जो मेरे लोन की अमाउंट है मुझे 3,000 दे दो, आई एम हैप्पी, आई एम सेटिस्फाइड विथ 3,000, कि मेरा अकाउंट में सेटल करने के लिए तैयार हूं फॉर 3,000। 4,000 मत दो, 3,000 दो। सिद्धि लोन को 4,000 बैलेंस है तो शी इज रेडी टू एक्सेप्ट 3,000, राइट। तो ये उन्होंने एडजस्टमेंट 3 में कहा ऑफ फॉर सिद्धीज लायबिलिटी। क्रेडिटर्स के बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा है, ठीक है। तो फिर क्या करना है क्रेडिटर्स का वो देखते हैं। अगेन इस एडजस्टमेंट में कहा या इस स्टेप में कहा है कि पे लायबिलिटीज एंड एक्सपेंसेस। अगर कोई खर्चे है तो एडजस्टमेंट में चेक करो क्या किसी कोई एडजस्टमेंट में आपको खर्चे के बारे में कहा है क्या। तो अगर आपने एडजस्टमेंट ठीक से पढ़ी होगी तो चौथी एडजस्टमेंट में उन्होंने कहा है डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹4,000। डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹4,000, राइट। तो व्हाट आई हैव टू डू इज एज पर स्टेप 7 मुझे लायबिलिटीज को पे करना है। मेरे पास सिद्धि लोन क्रेडिटर ये दोनों लायबिलिटीज है, प्लस मुझे एक्सपेंसेस को पे करना है। तो एडजस्टमेंट 4 में आपको एक्सपेंसेस के बारे में कहा है कि डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 4,000, राइट। मतलब मुझे सिद्धि लोन, राइट, क्रेडिटर्स एंड डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस पे करना है। इज दिस क्लियर। तो शुरुआत करेंगे विद सिद्धि लोन, क्योंकि एडजस्टमेंट में उन्होंने कहा है कि सिद्धि एग्रीड टू एक्सेप्ट 3,000 एंड सिद्धि लोन का हमने अलग से अकाउंट बनाया हुआ है, राइट। तो मैं 3,000 रुपया जब सिद्धि को दूंगा तो सिद्धि को लोन के बदले में 3,000 दे रहा हूं। सिद्धि का कैपिटल नहीं है, सिद्धि के लोन। सिद्धि एग्रीड टू एक्सेप्ट 3,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हर लोन। तो सिद्धि का लोन है 4,000, उस 4,000 के बदले में आई एम पेइंग हर 3,000। मैं क्या पे करूंगा उसे, कैश, यानी कि मेरे बैंक से पैसा जाएगा। तो फर्स्ट इफेक्ट टू पेइंग सिद्धि, स्टेप 7 के हिसाब से पे लायबिलिटीज। तो मेरे पास सिद्धि लोन इज द लायबिलिटी, तो मैं सिद्धि लोन को पहले पे कर रहा हूं, राइट। तो सिद्धि लोन को पे करने के लिए मुझे बैंक से पैसा देना पड़ेगा। तो पहला इफेक्ट सिद्धि लोन को पे करने के लिए बैंक अकाउंट के क्रेडिट में बाय सिद्धि लोन अकाउंट 3,000, एंड उसका ऑटोमेटिकली सेकंड इफेक्ट आएगा सिद्धि लोन के डेबिट में टू बैंक अकाउंट 3,000। बैंक से पैसा चला गया, बैंक क्रेडिट, एंड सिद्धि लोन को पैसा मिला, सिद्धि लोन अकाउंट विल बी डेबिटेड। सो दिस आर माय डबल इफेक्ट ऑफ पेइंग सिद्धि लोन अकाउंट। Is this clear? तो एज पर स्टेप 7 पे द लायबिलिटीज। तो अभी भी एक ही लायबिलिटी पे की हमने, कौन सी, सिद्धि लोन, क्योंकि एडजस्टमेंट में कहा था 3,000 पे करो। सिद्धि लोन अलग से हमने बनाया तो मैंने सिद्धि लोन को 3,000 पे किया। अभी भी मेरे पास कौन कौन बचा है, अभी भी मेरे पास क्रेडिटर्स एंड डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस बचे हैं। क्या मैंने क्रेडिटर्स एंड डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस के लिए कोई अलग से अकाउंट बनाया है, आंसर इज नो। तो जिन लायबिलिटीज के लिए या खर्चों के लिए हमने अलग से अकाउंट नहीं बनाया है उनकी एंट्री आपको रियलाइजेशन अकाउंट में करनी है। कौन से अकाउंट में करनी है, रियलाइजेशन अकाउंट में। एंड कौन सी तरफ करनी है, तो लायबिलिटी क्रेडिटर्स इज ऑन द क्रेडिट साइड, उन्हें पे करने की एंट्री आएगी डेबिट में, सॉरी नो। तो क्रेडिटर्स को जब मैं पे करूंगा तो एंट्री लिखूंगा डेबिट में। इवन डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस को मैं पे कर रहा हूं इज माय एक्सपेंसेस, तो वो भी आएगा ऑन द डेबिट में। तो क्रेडिटर्स एंड रियलाइजेशन अकाउंट के लिए कोई सेपरेट अकाउंट नहीं है। तो जिनके लिए कोई अकाउंट नहीं है, जिनका कोई घर नहीं है, उनके लिए रियलाइजेशन अकाउंट है। जिनकी कोई अपनी स्पेसिफिक जगह नहीं है उनको हमें रियलाइजेशन अकाउंट में लिखना है। सो टू पे क्रेडिटर्स एंड डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस आई नीड टू गिव एंट्री और आई नीड टू पास एंट्री इन रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। जैसे एसेट बेचने की एंट्री क्रेडिट में गई, उसका उल्टा लायबिलिटी पे करने की एंट्री आई हैव टू राइट ऑन द डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट, राइट। अगेन सिद्धि लोन ऑलरेडी हम पे कर चुके हैं, तो अब मैं सिद्धि लोन पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहा हूं। मैं जब पे करूंगा तो मैं सिर्फ क्रेडिटर्स एंड डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस पे करूंगा, जो अभी भी एज अ लायबिलिटी एक्सपेंस मेरा बाकी है। तो मैं आ रहा हूं रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में, मैं लिख रहा हूं टू बैंक अकाउंट,
उसे अंडरलाइन कर रहा हूँ। उसके नेक्स्ट लाइन पर मैं लिख रहा हूँ क्रेडिटर्स 30,000 एंड उसके नेक्स्ट लाइन पर लिख रहा हूँ डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 4,000। तो दोनों मिला के टोटल अमाउंट आई पेड इज 34,000। सो मैंने टोटल 34,000 पे किए फॉर क्रेडिटर्स एंड डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस। अब क्रेडिटर्स को मैं 30,000 क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि कहीं पर भी किसी एडजस्टमेंट में उन्होंने ये नहीं कहा है कि क्रेडिटर्स को आपने कितना पे किया, राइट? इसका मतलब आपने क्रेडिटर्स को पे ही नहीं किया क्या? आंसर इज नो, यू हैव टू कंपल्सरीली पे ऑल द लायबिलिटीज। इफ दे हैव नॉट मेंशन एनीथिंग अबाउट एनी लायबिलिटीज का मतलब आपको उसको पूरा पे करना है। एसेट्स के साथ ऐसा नहीं है, एसेट अगर नहीं बेचा है, उन्होंने नहीं कहा है तो नहीं बेचा है, राइट? बट अगर आप लायबिलिटीज को पे कर रहे हो तो कीप दिस इन माइंड कि अगर उन्होंने एडजस्टमेंट में या कहीं पर भी किसी लायबिलिटी को पे करने के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है तो यू हैव टू पे इट एज इट इज। मतलब हमारे पास लायबिलिटी में क्रेडिटर्स है बट किसी एडजस्टमेंट में हमें ये नहीं बताया है कि क्रेडिटर्स को पे करना है या नहीं पे करना है। सिद्धि लोन के बारे में उन्होंने बोला कि 3,000 दे दो, ठीक है हमने दे दिया, बट व्हाट अबाउट क्रेडिटर्स? इट इज स्टिल अनपेड, इट इज लायबिलिटी। हम तो बिजनेस डिसॉल्व कर रहे हैं तो क्रेडिटर्स को हमें कंपल्सरीली पे करना पड़ेगा, यस और नो? तो डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस के साथ साथ हमें क्रेडिटर्स को भी कंपल्सरी पे करना है। तो टोटल मैंने पेमेंट किया क्रेडिटर्स प्लस डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 34,000। पहला इफेक्ट आया रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में, टू बैंक अंडरलाइन करके क्रेडिटर्स एंड डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस। अब इसका सेकंड इफेक्ट, आई एम पेइंग, अगेन वी हैव टू गिव सेकंड इफेक्ट, पे कर रहा हूं तो पैसा कहां से जाएगा? बैंक अकाउंट से। तो मैं आ रहा हूं ऑन द सेकंड पेज इन द बैंक अकाउंट एंड बैंक अकाउंट के क्रेडिट में मैं लिख रहा हूं बाय रियलाइजेशन अकाउंट 34,000। इज दिस क्लियर? तो जो मैं लायबिलिटीज पे कर रहा हूं, मैंने रियलाइजेशन के डेबिट में लिखा था टू बैंक अकाउंट क्रेडिटर्स एंड डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस, उसका सेकंड इफेक्ट मैंने उठाया एंड बैंक अकाउंट के क्रेडिट में लिखा क्योंकि बैंक से पैसा जाएगा, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, यस और नो? तो बैंक से पैसा गया फॉर क्रेडिटर्स एंड डिसोल्यूशन एक्सपेंस। यहां पर डायरेक्टली टोटल लिखना है कि 34,000 रुपीज बैंक से कम हुए। इज दिस क्लियर? तो वी आर डन विथ एडजस्टमेंट नंबर 3 and 4। साथ ही साथ वी आर डन विथ स्टेप 7। तो आपको इमीडिएटली क्या करना है, आपने अपने टेक्स्ट बुक में एडजस्टमेंट 3 and 4 को टिक मार्क करो कि वी आर डन विथ एडजस्टमेंट 3 and 4। जैसे जैसे हम स्टेप्स आगे बढ़ाएंगे हमारे एक एक करके एडजस्टमेंट भी खत्म होंगी। इज इट क्लियर? तो एडजस्टमेंट 1, 5 इससे पहले वाले स्टेप में कंप्लीट हुआ, एडजस्टमेंट 3 and 4 अभी के स्टेप्स में कंप्लीट हुआ। तो 1 यस और नो, 3, 4 and 5 हमारी 4 एडजस्टमेंट्स अभी तक कंप्लीट हुई। अगेन वी आर यूजिंग दिस स्टेप, ऑटोमेटिकली स्टेप्स यूज करोगे, स्टेप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आपके धीरे 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 सारी एडजस्टमेंट कंप्लीट हो जाएगी। तो स्टेप 6 हमने क्या किए, एसेट्स बेचे पैसा लाया। स्टेप 7 हमने लायबिलिटीज एंड जो एक्स्ट्रा खर्चे थे एडजस्टमेंट के हिसाब से उन्हें पे कर दिया। तो वी आर डन टिल स्टेप 3 and 4। साथ ही साथ हमारा स्टेप 7 कंप्लीट हुआ। बढ़ते हैं चलते हैं ऑन स्टेप नंबर 8। तो स्टेप 8 वो कह रहे हैं सॉल्व रिमेनिंग एडजस्टमेंट इफ एनी। देखो सॉल्व रिमेनिंग एडजस्टमेंट इफ एनी, गिव डबल इफेक्ट। अगर देखो मैंने इसलिए आपको टिक मार्क करने के लिए कहा है कि जैसे जैसे हम एडजस्टमेंट सॉल्व कर रहे हैं, जो एडजस्टमेंट हम सॉल्व कर रहे हैं उनको टिक मार्क करो। तो मैंने एडजस्टमेंट 1 टिक मार्क किया, 3, 4 and 5 टिक मार्क किया, बचा कौन सा? एडजस्टमेंट नंबर 2, यस और नो? तो एडजस्टमेंट 2 इज पेंडिंग। तो वो कह रहे हैं सॉल्व रिमेनिंग एडजस्टमेंट इफ एनी। अगर कोई एडजस्टमेंट अभी अब तक आपने सॉल्व नहीं किया है तो सेकंड लास्ट स्टेप में आपको वो याद रखना है कि उसे सॉल्व करो। तो कौन सा एडजस्टमेंट हमने सॉल्व नहीं किया? एडजस्टमेंट 2। तो क्वेश्चन में पढ़ो उन्होंने एडजस्टमेंट 2 क्या कहा है, सिद्धि टुक ओवर इन्वेस्टमेंट एट ₹10,000 एंड फर्नीचर एट बुक वैल्यू। तो वो कह रही कि रिद्धि बिंग द पार्टनर, रिद्धि ने कहा कि इन्वेस्टमेंट एंड फर्नीचर को बेचने के जगह मैं उसे ले लेती हूँ, डोंट सेल इट, राइट? उसे बेचोगे पैसा मिलेगा फिर वो मैं लूंगी, इससे अच्छा इन्वेस्टमेंट एंड फर्नीचर मुझे दे दो, राइट? आई एम रेडी टू एक्सेप्ट इन्वेस्टमेंट एंड फर्नीचर, राइट? तो इंस्टेड ऑफ सेलिंग इन्वेस्टमेंट एंड फर्नीचर रिद्धि ने कहा कि फर्नीचर इन्वेस्टमेंट मुझे दे दो, राइट? तो दिस इज एडजस्टमेंट 2 जो हमने अभी तक सॉल्व नहीं किया। एडजस्टमेंट 1 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, बस एक ही एडजस्टमेंट है जो हमने सॉल्व नहीं की थी, दैट इज एडजस्टमेंट नंबर 2। तो स्टेप 8 वही कहता है कि सॉल्व रिमेनिंग एडजस्टमेंट इफ एनी। तो हम वही करेंगे, राइट? अब अगेन इसका भी हमें क्या करना है, डबल इफेक्ट देना है। तो पहले रिद्धि ने क्या क्या लेने के लिए मंजूर किया? तो रिद्धि सेड कि आई एम रेडी टू टेक इन्वेस्टमेंट फॉर 10,000 एंड फर्नीचर एट बुक वैल्यू, राइट? तो आप बैलेंस शीट में भी देख सकते हो या फिर आपके सामने रियलाइजेशन अकाउंट है। तो देखो फर्नीचर हमारे पास है 24,000 ऑन द डेबिट साइड, ये बैलेंस शीट की वैल्यू है कि फर्नीचर है 24,000 एंड इन्वेस्टमेंट इज 8,000, यस और नो? कि फर्नीचर इज 24,000 जो रिद्धि लेने के लिए तैयार है एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹8,000 जो रिद्धि लेने के लिए तैयार है। बट रिद्धि ने जिस वैल्यू में हमें यहां दिख रहा है उसी वैल्यू में लेने के लिए कहा क्या? नहीं, रिद्धि सेड जो इन्वेस्टमेंट 8,000 के, आई एम रेडी टू एक्सेप्ट इट फॉर 10,000, उसकी मार्केट वैल्यू ज्यादा है, मैं 10,000 देने के लिए तैयार हूं। एंड रिद्धि सेड कि फर्नीचर जो बुक वैल्यू है
दैट इज 24,000, उसी में लेने के लिए मैं तैयार हूं। तो अब मेरा फर्नीचर एंड इन्वेस्टमेंट ऑन द डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट है, तो ये रिद्धि ले रही है, तो रिद्धि अगर एसेट्स को लेगी तो इसका इफेक्ट ऑटोमेटिकली रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में आपको देना पड़ेगा। एसेट्स आर ऑन द रियलाइजेशन डेबिट, रिद्धि इज एग्रीड टू टेक या शी इज एग्रीइंग टू टेक फर्नीचर एंड इन्वेस्टमेंट, तो इन्हें रिद्धि ले रही है, तो इसका इफेक्ट हमें रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में देना है। तो क्रेडिट में मैं लिख रहा हूं बाय रिद्धिस कैपिटल, बिकॉज रिद्धि इज एग्रीइंग टू टेक फर्नीचर इन्वेस्टमेंट, सो आई एम सेइंग बाय रिद्धिस कैपिटल। उसे अंडरलाइन करके पहला उसने क्या लिया, इन्वेस्टमेंट लिया, कितने में, 10,000 में। तो जो 8,000 का इन्वेस्टमेंट था, रिद्धि ले रही है 10,000, कैसे 10,000, एज पर एडजस्टमेंट, राइट। प्लस उसने क्या लिया, फर्नीचर, तो जो 24,000 का फर्नीचर में उसे दे रहा हूं फर्नीचर 24,000 में, क्योंकि फर्नीचर एट बुक वैल्यू शी इज रेडी टू टेक, तो फर्नीचर जितने का है उतने में लिया, एंड इन्वेस्टमेंट 8,000 के उसने 10,000 में लिए, तो वो कितने में ले रही है वो वैल्यू में मेंशन कर रहा हूं। सो इन्वेस्टमेंट शी टुक एट 10,000 एंड फर्नीचर शी टुक एट 24,000, दोनों मिला के रिद्धि ने 34,000 के एसेट्स बिजनेस से लिए। सो इंस्टेड ऑफ सेलिंग देम, रिद्धि ने कहा मैं ले लेती हूँ। अगर बेचते तो उसे बैंक के अंडर हमें दिखाना पड़ता, ऑलरेडी जो एसेट्स हमने बेचे वो पहले से लिखे हुए हैं, ये सॉरी बेच के पैसे आए, बट यहाँ पर रिद्धि ने कहा कि बेचो मत, मैं लेती हूँ। तो रिद्धि ने क्या लिया, इन्वेस्टमेंट लिया, फर्नीचर लिया, दोनों मिला के 34,000 आए। अब ये 34,000 हमें रिद्धि कैपिटल के डेबिट में देना पड़ेगा। हमने रियलाइजेशन के क्रेडिट में लिखा बाय रिद्धि कैपिटल, तो पहला इफेक्ट रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में है, तो इसका सेकंड इफेक्ट हमें देना पड़ेगा इन पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में। तो मैं पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में लिख रहा हूं टू रियलाइजेशन अकाउंट रिद्धि कॉलम 34,000, बिकॉज 34,000 के एसेट्स रिद्धि ले रही है, राइट। सो बाय रिद्धिस कैपिटल अकाउंट रियलाइजेशन के क्रेडिट में चला गया, एंड उसका सेकंड इफेक्ट मैंने पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में रिद्धि के कॉलम में लिखा 34,000। इज दिस क्लियर? तो यहां पर एज पर स्टेप नंबर 8, स्टेप 8 उन्होंने कहा था कि सॉल्व ऑल अनसॉल्व्ड एडजस्टमेंट, अगर कोई एडजस्टमेंट अनसॉल्व है तो उसे सॉल्व करो, डबल इफेक्ट दो। तो यहां पर एडजस्टमेंट 2 केवल हमारे पास अनसॉल्व बची थी, राइट, तो वो मैंने सॉल्व की कि रिद्धि ने इन्वेस्टमेंट एंड फर्नीचर लिया, उसका सेकंड इफेक्ट रिद्धि कैपिटल डेबिट, तो दो इफेक्ट हो गए। तो एडजस्टमेंट 2 भी कंप्लीट हुई एंड स्टेप नंबर 8 भी कंप्लीट हुआ। तो आप क्या करो, इमीडिएटली अपने टेक्स्ट बुक में एडजस्टमेंट 2 को टिक मार्क करो, राइट। अब स्टेप 8 कंप्लीट हुआ तो हमें पढ़ना पड़ेगा ऑन स्टेप नंबर 9। तो स्टेप नंबर 9 कहता है क्लोज द अकाउंट्स। स्टेप 9 क्या कहता है, क्लोज द अकाउंट्स, एंड पहला क्लोज करना है आपको पार्टनर्स लोन अकाउंट, इफ एनी, अगर पार्टनर का लोन अकाउंट अलग से आपने बनाया तो उसे क्लोज करो। दूसरा रियलाइजेशन अकाउंट, तीसरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एंड चौथा कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट हैज टू गेट टैली। तो यू हैव टू फॉलो दिस सीक्वेंस व्हाइल क्लोजिंग द अकाउंट। पार्टनर लोन अकाउंट अगर बनाया है तो, पार्टनर लोन अकाउंट अगर नहीं बनाया है तो फिर रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट। बट डू वी हैव पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विद अस? यस, हमने सेकंड पेज पे सिद्धि लोन अकाउंट बनाया है, तो मैं पहले सिद्धि लोन अकाउंट को क्लोज करूंगा एज पर माय स्टेप 9 क्लोज द अकाउंट्स। बट अकाउंट्स को आपके मन के हिसाब से क्लोज नहीं करना है, पहले पार्टनर लोन अकाउंट है तो उसे क्लोज करो। अगर पार्टनर लोन अकाउंट नहीं है तो फिर रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल, कैश एंड बैंक, ये तो होगा ही होगा, इन्हें एक के बाद एक क्लोज करो कि पहले रियलाइजेशन, फिर पार्टनर्स कैपिटल, एंड में कैश ऑब्लिक बैंक। बट अगर पार्टनर लोन है तो पहले पार्टनर लोन, तो हमारे पास सिद्धि लोन अकाउंट है, तो मैं पहले सिद्धि लोन अकाउंट को बैलेंस करूंगा। सिद्धि लोन को बैलेंस करने पर उसका क्रेडिट साइड बढ़ा है 4,000, डेबिट साइड 3,000 है, तो सिद्धि लोन में 1,000 का डिफरेंस आ रहा है। क्यों 1,000 का डिफरेंस आ रहा है? क्योंकि सिद्धि लोन था 4,000 एंड सिद्धि ने कहा कि मुझे 3,000 ही दे दो इन फुल सेटलमेंट, मतलब 1,000 रुपए हमने सिद्धि को कम दिया, तो वो 1,000 रुपया सिद्धि लोन में बैलेंस आ रहा है। जिस बैलेंस को एट द एंड हमें ट्रांसफर करना है। अगेन मैंने कहा कि जो कुछ भी अब बचेगा कुचेगा वो रियलाइजेशन अकाउंट में आपको ट्रांसफर करना है, जिसके लिए कोई अलग से स्पेसिफिकली जगह नहीं है, वो रियलाइजेशन अकाउंट में जाएगा। तो इस 1,000 रुपए को मैं लिख रहा हूं टू रियलाइजेशन अकाउंट 1,000। क्यों? क्योंकि मैंने सिद्धि को 1,000 रुपए कम दिए, तो ये 1,000 रुपए हमारा प्रॉफिट हो रहा है। इस प्रॉफिट को मैं उठा के अब रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में लिखूंगा, तो इसका सेकंड इफेक्ट आएगा रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में बाय सिद्धिज लोन अकाउंट 1,000। तो ऑटोमेटिकली जो 1,000 रुपए सिद्धि लोन का डिफरेंस था वो मैंने उठाया एंड रियलाइजेशन के क्रेडिट, डेबिट से वो चला गया क्रेडिट में, राइट, डबल इफेक्ट। इज दिस क्लियर? तो एज पर स्टेप नंबर 9 मैंने सिद्धि लोन को क्लोज किया। स्टेप नंबर 9 क्या कहता है? पहला पार्टनर लोन को क्लोज करो, तो सिद्धि इज द पार्टनर, तो सिद्धि लोन यानी कि पार्टनर लोन अकाउंट है, उसे क्लोज किया, उसका डिफरेंस मैंने रियलाइजेशन में ट्रांसफर किया। अगर मान लो ये उल्टा होता, सिद्धि लोन का डेबिट बड़ा होता, क्रेडिट छोटा होता, तो जो डिफरेंस क्रेडिट में आता उसे मैं लिखता बाय रियलाइजेशन अकाउंट, सेकंड इफेक्ट देता रियलाइजेशन के डेबिट में, राइट। तो पार्टनर लोन में अगर डिफरेंस बचेगा तो वो आपको रियलाइजेशन के डेबिट या फिर क्रेडिट ऑपोजिट साइड में ट्रांसफर करना है। अभी सिद्धि लोन को बैलेंस है ऑन द डेबिट साइड,
क्रेडिट बढ़ा था तो डेबिट साइड में डिफरेंस आ रहा है, तो इस डिफरेंस का सेकंड इफेक्ट मैंने रियलाइजेशन के क्रेडिट में दे दिया। सो मेरा स्टेप 9 के हिसाब से जो पहला अकाउंट क्लोज करना था दैट इज पार्टनर लोन अकाउंट, वो क्लोज किया, उसका डबल इफेक्ट दे दिया, राइट। अब स्टेप 9 के हिसाब से सेकंड मुझे क्लोज करना है रियलाइजेशन अकाउंट, तो मैं सिंपली रियलाइजेशन अकाउंट को बैलेंस करूंगा। तो डेबिट एंड क्रेडिट को मैं कंपेयर कर रहा हूं, तो डेबिट साइड बढ़ा आ रहा है, राइट। तो मैं दोनों तरफ डेबिट की बड़ी अमाउंट 2,05,600 लिख रहा हूं, एंड द डिफरेंस ऑन द क्रेडिट साइड इज 36,000। डेबिट एंड क्रेडिट का डिफरेंस इज 36,000, डेबिट इज हैवी माइनस क्रेडिट इज 36,000, जिसे मैं कहूंगा रियलाइजेशन लॉस। एंड इस 36,000 रियलाइजेशन लॉस को मैं दोनों पार्टनर दैट इज रिद्धि एंड सिद्धि के बीच में 2:1 जो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था उसमें डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। तो 36,000 को रिद्धि सिद्धि में 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो रिद्धि को मिल रहा है 24,000 एंड सिद्धि को मिल रहा है 12,000 एज रियलाइजेशन लॉस। इमीडिएटली जैसे हम रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट लॉस पार्टनर्स को ट्रांसफर करते थे, वैसे ही रिद्धि एंड सिद्धि का रियलाइजेशन लॉस में उठाऊंगा, उनके कैपिटल के डेबिट में पोस्ट करूंगा टू रियलाइजेशन लॉस 24,000 एंड 12,000। तो एज पर स्टेप 9 मेरा दूसरा रियलाइजेशन अकाउंट भी क्लोज हो गया, राइट। अब एज पर स्टेप 9 तीसरा क्लोज पार्टनर्स अकाउंट, तो मैं इमीडिएटली पार्टनर्स कैपिटल को बैलेंस कर रहा हूं, सबको आता है बैलेंसिंग, राइट। तो दोनों का क्रेडिट साइड बड़ा है, राइट, एंड डेबिट साइड छोटा है। तो अगर बैलेंस करोगे तो सिद्धि का बैलेंस आ रहा है 53,333 एंड रिद्धि का बैलेंस आ रहा है 32,667। रिद्धि का कैपिटल डिफरेंस आ रहा है 32,667, सिद्धि का कैपिटल डिफरेंस आ रहा है 53,333। इन डिफरेंसेस को नॉर्मली इससे पहले वाले सम्स में हम लिखते थे टू बैलेंस कैरिड डाउन, क्योंकि बैलेंस शीट होती थी। यहां पर डिसोल्यूशन ही हो रहा है तो बैलेंस शीट बनेगी ही नहीं, कि सर ना फर्म डिसॉल्व हो रही तो काय की बैलेंस शीट बनेगी नहीं। तो इन डिफरेंसेस को करना क्या है, तो इन डिफरेंसेस को हम कहेंगे एज टू बैंक अकाउंट, या कैश अकाउंट होता तो टू कैश अकाउंट। तो जो अकाउंट हमारे पास है कैश या बैंक अकाउंट, उसमें आपको ट्रांसफर करना है। इसका सिंपल मतलब है ऑन डिसोल्यूशन आपकी पार्टनरशिप फर्म बंद होगी, आपने कुछ एसेट्स बेच दिए, कुछ एसेट्स पार्टनर्स ने ले लिए, लायबिलिटीज पे कर दी, अब जो बचा कुचा पैसा है वो रिद्धि एंड सिद्धि को मिलेगा। तो एंड ऑन डिसोल्यूशन फाइनल सेटलमेंट रिद्धि को मिल रहा है 32,667 कि दिस इज द फाइनल सेटलमेंट ऑफ रिद्धिस कैपिटल अकाउंट, कि बिजनेस बंद हो गया, अब बिजनेस की लायबिलिटीज पे कर दी, बिजनेस के सारे एसेट्स बेच दिए, तो जो बचा हुआ कैश है उस कैश में से रिद्धि को मिलेगा 32,667 एंड सिद्धि को मिलेगा 53,333। जैसे हमने रिटायरमेंट में देखा, तो जो रिटायरिंग पार्टनर जो बिजनेस छोड़ के जा रहा है हमें उसे पैसा देना पड़ता है, यस और नो। तो वैसे यहां पर तो फर्म ही डिसॉल्व हो रहा है, तो फर्म बंद होने पर जो पार्टनर्स का कैपिटल बैलेंस है बिजनेस में, वो बिजनेस से उतना पैसा निकाल लेंगे। तो रिद्धि बिजनेस से 32,667 निकाल लेगी, सिद्धि 53,333 निकालेगी। दिस इज कॉल्ड एज फाइनल सेटलमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल। क्या कहते हैं इसे? फाइनल सेटलमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल। दिस इज फाइनल सेटलमेंट। अब कल से बिजनेस बंद है हमारा, बिजनेस सीज टू एग्जिस्ट, बिजनेस अभी बंद, परमानेंटली बंद हो गया। इट इज नॉट इवन ऑन पेपर, नॉट इवन ऑन फिजिकल फॉर्म, वी आर क्लोज्ड परमानेंटली। तो ऑन द क्लोजर, ऑन द डिसोल्यूशन, रिद्धि को फाइनल सेटलमेंट में मिलेगा 32,667 एंड सिद्धि को मिलेगा 53,333। तो उन्हें पैसा मिल रहा है, इसलिए हमने लिखा टू बैंक अकाउंट। तो ऑटोमेटिकली इसका सेकंड इफेक्ट आएगा बैंक अकाउंट के क्रेडिट में। मैं लिख रहा हूं बाय पार्टनर्स कैपिटल अंडरलाइन करके रिद्धि सिद्धि, रिद्धि 32,667, सिद्धि 53,333, दोनों का मिला के टोटल इज 86,000। सो एज पर स्टेप 9 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को मैंने क्लोज किया। पार्टनर्स कैपिटल का जो बचा हुआ बैलेंस था रिद्धि एंड सिद्धि का, उसे मैंने ट्रांसफर किया टू बैंक अकाउंट। एज बैंक से इतना पैसा जा रहा है तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, बैंक से मैंने रिद्धि को पे किया 32,667, सिद्धि को पे किया 53,333, दोनों को मिलके 86,000 बैंक से चला गया। दिस इज नथिंग but we are settling the partners capital, final settlement, full and final settlement of partners capital, right? तो as per step 9 तीसरा मैंने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज कर दिया। अब मैं स्टेप 9 से बैंक अकाउंट को क्लोज करो या कैश अकाउंट को क्लोज करो, हमारे पास बैंक अकाउंट है। सो मैं बैंक अकाउंट शुड गेट टैली, क्या होना चाहिए, मेरा बैंक अकाउंट दोनों तरफ इक्वल आना चाहिए। तो अगर आप टोटल करोगे तो बैंक टैली हो रहा है, क्रेडिट साइड में आ रहा है 1,23,000, डेबिट में भी आ रहा है 1,23,000। सो बैंक अकाउंट शुड गेट टैली ईच एंड एवरी सम, गेटिंग इट। बैंक या फिर कैश अकाउंट जो हमारे पास है वो अकाउंट हमारा टैली होना चाहिए। इज दिस क्लियर? तो यहां पर हमारा प्रैक्टिकल एग्जांपल 1 भी कंक्लूड हुआ। बैंक अकाउंट टैली खत्म।
तो व्हाट वी डिड, वी जस्ट फॉलोड ऑल 9 स्टेप्स। तो अगर आप देखोगे आपके टेक्स्ट बुक में तो 1 2 3 4 5 5 एडजस्टमेंट थी, पांचों की पांचों सॉल्व हो गई। हम एडजस्टमेंट वाइज नहीं जा रहे, गेटिंग इट। यहां पर पहले 3 स्टेप्स वही है, चौथी स्टेप से हम सब कुछ नया कर रहे हैं एंड वी आर जस्ट फॉलोइंग 9 स्टेप्स। डोंट गो बाय एडजस्टमेंट, नहीं तो फिर कुछ बीच में भूल सकते हो, राइट। जनरली जो भूलते हो कि जनरल लायबिलिटीज के बारे में कुछ नहीं कहा है, उनका क्या करना है ये भूल जाते, स्किप करते हो। इसलिए डिसोल्यूशन का सम सॉल्व करते वक्त जस्ट फॉलो द स्टेप्स। जब आप ये स्टेप्स फॉलो करोगे तो ऑटोमेटिकली सारी एडजस्टमेंट्स विल बी टेकन केयर ऑफ, राइट। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ एंड हमने बैंक को टैली किया। तो यही हमें हर बार करना है, इन्हीं 9 स्टेप्स को फॉलो करना है। इज दिस क्लियर, राइट। तो कल और आज मिलके मैंने डिटेल में हर एक स्टेप समझाई। आज का आपका होमवर्क बस यही है कि आपको इस सम को फिर से स्टार्ट टू एंड, कल का लेक्चर आज का लेक्चर बैक टू बैक देखो एंड 2 बार सम को सॉल्व करो। एक बार देख के सॉल्व करो, एक बार खुद से सॉल्व करो। अगेन इट इज अ कंपल्सरी क्वेश्चन, ये आएगा ही आएगा एग्जाम में, इसके ऑप्शन में कुछ नहीं आएगा, तो यू हैव टू सॉल्व इट कम व्हाट मे। इज दिस क्लियर? चलो तो फिर आज के लिए इतना ही। कल हम नया सम सॉल्व करेंगे, बट मैं अभी नहीं बता रहा हूं कौन सा सॉल्व कर रहे हैं, बिकॉज आज का आपका होमवर्क है टू रिवाइज दिस प्रैक्टिकल एग्जाम्पल 1, रीसॉल्व इट ट्वाइस थ्राइस या 4-5 बार, जितनी आपकी मर्जी उतनी, बट मिनिमम 2 टाइम्स तो आपको रीसॉल्व करना है। एक बार वीडियो देख के सॉल्व करो, एक बार बिना वीडियो देख के सॉल्व करो। इज दिस क्लियर? चलो तो आज के लिए इतना ही। हैव अ गुड डे, सी यू, बाय।